दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जम्मू कश्मीर पर आज बात करने जा रहे हैं। 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं जब उसका विशेष दर्जा खत्म किया गया। आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष दर्जे का प्रावधान था, उस पूरे प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया। सिर्फ उसका एक स्टेटस, जो विशेष स्टेटस था, वही खत्म नहीं हुआ, बल्कि पूरा सूबा जो है वो विभाजित हो गया। सिर्फ विभाजित ही नहीं हुआ, बल्कि उस राज्य का जो स्टेटहुड थी, उसकी एक संपूर्ण राज्य का दर्जा, वो भी खत्म कर दिया गया। उसको एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ये 1 वर्ष का जो उसका सफर है जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा खत्म करने के बाद का, वो कैसा रहा? क्योंकि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में, जो शेष भारत के लोग हैं, उन्होंने टेलीविजन पर सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड खबरें देखी। कभी कभी कोई बवाल हुआ, कोई हंगामा हुआ, उसको देखा। लेकिन दरअसल ये सफर समाज के लिए, आवाम के लिए, सियासत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए कैसा रहा, और खास तौर पे मीडिया के लिए कैसा रहा? लोग अयोध्या में उलझे हुए हैं इस समय, और समूची दुनिया कोरोना में, इस समय कोरोना की वजह से बेहाल है। लेकिन वैश्विक स्तर पर कोरोना के मोर्चे पर भारत की स्थिति लगातार खराब हो रही है। फिर भी हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा अयोध्या में उलझा हुआ है। लेकिन हम देश के एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मसले से हमारे जो पड़ोस के मुल्क हैं, उनसे कई बार रिश्ते भी कई बार उसमें सलौटें आती हैं, कई बार उसमें पेचीदगियां पैदा होती हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, भले उसको हम ठीक से कहते नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो सूबा है, उसमें मीडिया का क्या हाल रहा इस पूरे के पूरे सफ़र में, हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे दोस्तों। खासकर इसलिए कि देखा जाए तो जो इंटरनेट शटडाउन की वजह से भारत में, यानी भारत की जो वैश्विक एक पोजीशन थी, वो बहुत ही उसको लेकर फजीहत हुई। यहाँ तक कि माना गया कि दुनिया के वे मुल्क जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, या डेमोक्रेसी जहाँ पर बिल्कुल सिमटी हुई सी है, ये जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अपने को कहने वाला मुल्क है, इसकी हालत उससे भी गई गुजरी है कि वो इंटरनेट इस कदर शटडाउन करता है कि वो एक ग्लोबल रिकॉर्ड बन गया है। तकरीबन 131 दिन एक बार जम्मू कश्मीर में 2016 में शटडाउन रहा इंटरनेट का, फिर 125 दिन रहा 4 अगस्त से लेकर के और हाल तक, आप जानते हैं, जब तक कि इंटरवीन नहीं हुआ ऊपर से। और करगिल में 121 दिनों का इंटरनेट शटडाउन रहा। तो ये हाल, और इसके पहले जो लगातार शटडाउन होते रहे, कभी 10 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए, कभी 30 दिन के लिए, कभी 1 सप्ताह के लिए, हम उसकी बात छोड़ दे रहे हैं। ये जो 100 डेज से ऊपर के शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन है, उनकी बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भारत के शेष इलाकों के लोग अगर 1 घंटे भी शटडाउन हो जाता है उनका इंटरनेट, तो क्या फीलिंग होती है? हमने लॉकडाउन को इस कोरोना महामारी में जाना, लेकिन जो सूबा लॉकडाउन में ही जिया है, जिसमें कई पीढ़ियां गुजर गईं, कई पीढ़ियां, एक तरह से कई पीढ़ियों ने एक्सपीरियंस किया कि लॉकडाउन की जिंदगी क्या होती है, शटडाउन क्या होता है। तो दोस्तों, हम उसी कश्मीर पर आज बात करेंगे अपने देश के संदर्भ में, और खासकर उसमें हमारा फोकस मीडिया रहेगा। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हम उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे कि वो क्या देखते हैं, क्योंकि दोनों जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक हैं कश्मीर टाइम्स, जो जम्मू का और श्रीनगर का और पूरे संपूर्ण जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अखबार है, सबसे विख्यात अखबार है कश्मीर टाइम्स। उसकी एडिटर हैं अनुराधा भसीन। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर MM अंसारी। MM अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत सरकार ने जब दिलीप पणगांवकर की अगुवाई में वार्ताकारों की एक टीम बनाई थी, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जो जम्मू कश्मीर मसले पर भारत सरकार की ओर से निगोशिएट करेगी, उनसे बातचीत करेगी, तो उस वार्ताकार टीम के प्रोफेसर अंसारी
मेंबर थे। आप दोनों का स्वागत है। हम बातचीत करेंगे और उसकी शुरुआत अब करने जा रहे हैं। मैं अंसारी साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप एक वार्ताकार रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार के। आप एक वर्ष के इस सफर को कैसे, आपका क्या आकलन है? क्या जो वायदे किए गए थे, जो फैक्टर्स थे करने के, वो तो हम सब जानते हैं कि जनसंघ जमाने से बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, मौजूदा बीजेपी का, सरकार का, आरएसएस का। लेकिन जो कहा गया था कि हम क्यों कर रहे हैं, शांति सुरक्षा स्थापित होगी, विकास की धारा बहेगी, मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा जम्मू कश्मीर, वहां के लोग वैसा ही फील करेंगे जैसा शेष भारत के लोग फील कर रहे हैं, खुशहाली आएगी, लोगों का आना जाना, आवाजाही बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के कश्मीरी पंडित जो बाहर गए थे उनकी वापसी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इन एक वर्षों में क्या उसके कोई संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं या क्या है? पहली बात तो आपने ये कही कि अब 1 साल हो गए कश्मीर के 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए, तो आखिर अब तक क्या वहाँ पे हासिल हुआ, उसके क्या परिणाम और नतीजे हैं, और फिर वहाँ शांति बहाल कैसे होगी। तो पहली बात तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार के लिए एक तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि बीजेपी ने हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जब वो पावर में अगर होंगे तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे। जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि इस तरह से मोदी सरकार ने अपना वादा निभाया, लेकिन इस वादा निभाने के साथ साथ उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस भी किए, और वो ये कहा कि वहाँ पे शांति आएगी और वहाँ पे विकास आएगा। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि पहली बात तो ये कि इन्होंने अपना वादा तो ज़रूर निभाने की कोशिश की कि 370 को एब्रोगेट कर दिया, लेकिन इसका असर जो हमारे चाइना और पाकिस्तान पे जो हुआ वो आपने देखा कि पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनलाइज हुआ, और आज जो हम बॉर्डर्स पे टेंशन देख रहे हैं शायद वो भी उसका एक नतीजा है। दूसरी बात, जो अगर इंटरनल सिचुएशन देखें तो जाहिर है कि हालांकि पूरे भारत में एक तरह की खुशी नज़र आई कि 370 को एब्रोगेट कर दिया गया और कश्मीर जो है फुली तौर पे इंटीग्रेट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीरियों ने ये महसूस किया कि वो उनके साथ धोखा हुआ है, वो हर्ट फील करते हैं कि उनके साथ जो प्रॉमिस किया था, जो उनको एक ऑटोनॉमी दी गई थी, वो ऑटोनॉमी छीन ली गई। तो जाहिर है, और एक और बात थी कि ये जो फैसला भारत का था वो बड़ा यूनिलैटरल था और अनडेमोक्रेटिक था, इसलिए कि कश्मीर की कोई उसमें मंशा नहीं ली गई थी, उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसका एतराज़ किया कि जो काम हुआ वो तरीक़ा जो है वो ठीक नहीं था, और जाहिर है कि इससे कश्मीर में लोगों में नाराज़गी हुई। अब देखा यह गया कि जो प्रॉमिसेस की गई कि वहाँ पे विकास आएगा, तो आप देखिए 5 महीने तो वहाँ पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहा, और इसके बाद फिर कोविड थ्रेट की वजह से फिर दोबारा लॉकडाउन आ गया। तो यानी वो एक स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन में, डबल लॉकडाउन में वो 1 साल से वो फंसे हुए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में नहीं हो पा रही है, तो खैर कश्मीर में क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ और जगहों पे इंटरनेट वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से लोग ई-कॉमर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, या उससे अपने ज़रूरत की चीज़ें जो है वो ऑर्डर कर पाते हैं और ले पाते हैं, यानी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, ख़ास करके जब सोशल डिस्टेंसिंग है। और हम ये देख रहे हैं कि चूँकि वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी ये तालीमी इदारे हैं वो तमाम बंद हैं, जिससे न तो टीचर और स्टूडेंट्स न पढ़ सकते हैं न पढ़ा सकते हैं। तो देखा यह गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तमाम डिसरप्ट हो गए, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तमाम डिसरप्ट हो गई। और जब हम वहाँ पे पीस के हवाले से बात करते हैं, कि मिलिटेंसी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि लॉकडाउन में वहाँ मिलिटेंसी काफ़ी कम हुई है, और दूसरी तरफ जब हम आंकड़े देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इन जनवरी 2020 से लेकर के जून तक सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स है कि 229 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें 32 जो है सिविलियंस हैं, 54 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और 154 जो हैं वो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि मिलिटेंसी भी वहाँ पे है, और आए दिन हम सुनते हैं कि इनकाउंटर्स हो रही हैं। तो गर्ज ये कि देखा यह गया कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने या बीजेपी ने
ये ज़रूर किया कि अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा निभाया, लेकिन उसके साथ जो देख रहे हैं कि विकास के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से न तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, न प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रूज पे है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे चल नहीं रही हैं, और इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वहाँ पे लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर है वो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसके साथ साथ हम ये भी सुनने में आ रहा है, बल्कि द वायर में ही ये पब्लिश एक आर्टिकल थी जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो गर्ज़ ये कि डेवलपमेंट और पीस के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अब इसके बाद आपने एक बात और जिक्र किया है जो मैं बारहा कहने लगा हूँ कि कश्मीर में पीस तब तक नहीं आ पाएगी जब तक कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही एक ट्रीपार्टाइट कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई बातचीत करके अपने बॉर्डर से कोई मामले को रिजॉल्व ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि LOC जो है वो एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। उसी तरह से LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है वो भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वो बॉर्डर्स नहीं हैं। और ये भी एक बात सच है कि जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर है वो पार्टली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, पार्टली चाइना ने ऑक्यूपाई किया है और पार्टली इंडिया के पास है। तो तीनों जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर्स ही नहीं बल्कि वो स्टेक होल्डर्स हैं, और तीनों जब तक ये बात नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि कश्मीर में ये टेंशन और टर्मोइल बना ही रहेगा। और अब तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही सी हो रही है, इसलिए कि नेपाल, पाकिस्तान और चाइना जो है दे आर ऑन द सेम बोर्ड, और वो उनमें मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उनमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जबकि इंडिया आइसोलेट होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये तीनों देश जो है आपस में बातचीत करके इस मसले को नहीं हल करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि पीस आना बहुत मुश्किल होगा, और पीस के साथ साथ फिर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत मुश्किल होगा। तो आज के दिन मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जो है वो बहुत सक्षम है, बहुत ही पावरफुल है, पार्लियामेंट में इनका पूरा कंट्रोल है, इनके पास पॉलिटिकल विल भी है और डिप्लोमेटिक स्किल्स भी हैं, और ये काम किया जा सकता है। अब ये देखना है कि सरकार कब करती है, लेकिन अब तक जो वादे किए हैं मैं समझता हूँ कि उस वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं, और उसके लिए सरकार के पास अभी और समय है कि अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें और कश्मीर की में बहाली लाएं। अनुराधा वसीम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक संपादक के तौर पे 1 साल का जो ये सफ़रनामा है जम्मू कश्मीर का, विशेष दर्जा के बगैर और विभाजन को झेलते हुए, स्टेटहुड उसका जो ख़त्म हुआ, केंद्र शासित राज्य बन गया, इस पूरी 1 साल को आप एक मीडिया पर्सन के तौर पे, एडिटर के तौर पे और वहाँ के एक नागरिक के तौर पे आप कैसे देखती हैं? 5 अगस्त को जब जम्मू का इतिहास, एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, तो यहाँ के एक जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, यहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बुरी तरह कुचले गए थे। एक जेल जैसा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में था, ख़ास तौर पे कश्मीर की घाटी में, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा थी, एक कर्फ्यू जैसी सिचुएशन थी, और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, बोलने पे पाबंदी थी, मीडिया अपना काम नहीं कर पा रही थी, और कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से ठप थे, यहाँ तक कि लैंडलाइन फ़ोन्स नहीं चल रहे थे। तो जिस फैसले की बुनियाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कुचल करके की गई है, उससे उम्मीद करना कि आगे क्या होगा, एक सवाल ये उठता है। दूसरी चीज़ है जो उसके बाद हुआ, एक तो लोगों की कोई राय जो है वो ली नहीं गई थी। जब जम्मू कश्मीर का फ़ैसला हुआ, एक डेमोक्रेसी में एक मेन चीज़ है कि लोगों की इंक्लूजन, लोगों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, चाहे वो इलेक्शन के लिए होती है या उनके कई फ़ैसलों के लिए होती है जो उनके लिए कानून बनते हैं। लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर लोगों को पे पाबंदियाँ लगाकर उनका फ़ैसला लिया गया था। उसके बाद जो फ़ैसला लेने के बाद वहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से शुरू होता है
जम्मू कश्मीर की जितना जो स्पेशल स्टेटस जाने का मतलब था कि जो कुछ धारा 370 वैसे तो पहले ही खोखली हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें रह गया था जिसके तहत यहाँ के लोग प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, कई उनके राइट्स थे विद रिस्पेक्ट टू लैंड्स, नौकरियों के लिहाज से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिहाज से, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं लिए जा रहे थे। और उसके बाद जो कानून बने, जो पिछले 4 महीने पहले बने, एक डोमिसाइल राइट बना जिसको इतना रिलैक्स्ड वे से इंट्रोड्यूस किया गया, और लैंड राइट्स के हवाले से कई जो कानून जम्मू कश्मीर में थे उनमें परमानेंट रेजिडेंट सिर्फ ज़मीन ख़रीद सकते थे, लेकिन अब कोई भी इंडियन सिटीज़न ख़रीद सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सवाल ये शुरू होता है कि लोगों के जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो एंग्जाइटीज़ हैं कि हमारे जो मोनोपोलीज थी, हमारे जो राइट्स थे, एक्सक्लूसिव राइट्स, वो ख़त्म हो जाएंगे। अनुराधा, 1 साल का ये वक्त जम्मू कश्मीर के मीडिया के लिए कैसा रहा? हम इसलिए ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि मीडिया के लिए जम्मू कश्मीर का जो हाल है वो कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है, कभी। अगर आप 20 साल का इतिहास देखें, उस दौरान भी मीडिया को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हाल के दिनों में, इन 1 वर्षों में, और उसमें भी खासकर मई के बाद, जिस तरह से मई महीने में मीडिया पॉलिसी 2020 का ऐलान हुआ, तो ये जो सब कुछ चल रहा है, कई पत्रकारों पर FIR हुए हैं, कईयों को काफ़ी परेशान किया गया है, और इंटरनेट शटडाउन का आप जानती हैं कि पूरी दुनिया में भारत जो है एक तरह से उसकी बहुत ही भद्द पीटी या कुख्यात हुआ कि लॉन्गेस्ट शटडाउन के लिए भारत याद किया जाता है आजकल ग्लोबल स्तर पर, और वो कश्मीर के चलते, क्योंकि लंबा शटडाउन कश्मीर में बार बार हुआ। तो ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप मीडिया का जो साल ये रहा कैसे देखती हैं? कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो जैसी सूरत हाल है, इस वक्त एक जो यहाँ पे लोग जो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो नेशनल मीडिया पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की अखबारें काफ़ी हद तक दब चुकी हैं या गायब हो चुकी हैं। पिछले 1 साल से जो हालात हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस बंद हो चुकी हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नहीं है, उनकी सर्कुलेशन नहीं है, और या ऑनलाइन चल रहे हैं या बिल्कुल ही ठप हैं। तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नेशनल मीडिया से मिलती है, और नेशनल मीडिया में भी आप देख लें एक होमोजीनस तो है नहीं नेशनल मीडिया। अगर आप ज़्यादा डोमिनेंट जो डिस्कोर्स होता है वो टीवी पे रहता है, और टीवी के चैनल्स कॉन्स्टेंटली 24/7, और ख़ास तौर पे जो उनका जो प्राइम टाइम शो होता है उसमें ज़्यादातर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन जिस तरह से कश्मीर को देखा जाता है ख़ास तौर पे, और जम्मू को तो यूं ही साथ में क्लब कर दिया जाता है बिना एज एन एड ऑन, एज एन अपेंडेज। तो और जिस तरह से उनका एक कांस्टेंट विलिफिकेशन कैंपेन होता है, उनको एक दर्शाया जाता है कि ये एंटी नेशनल हैं, ये प्रो टेररिज्म हैं, तो ये एक बहुत गलत और वन साइडेड और ओपिनियनेटेड पिक्चर तस्वीर है। लेकिन जहाँ तक कुछ प्रिंट मीडिया का सवाल है, कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने कुछ बहुत प्रोफेशनली रिपोर्टिंग भी की कश्मीर पे, लेकिन ये बहुत कम रही रिपोर्ट्स, और जो एक डोमिनेंट नैरेटिव को पंक्चर नहीं कर सकी। और बिल्कुल चलते चलते अनुराधा, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर वैली, इन दोनों के परसेप्शन में, सोच में, स्टैंड में या रिस्पांस में जो फ़र्क कई बार नज़र आता है, चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला हो, वो केवल सियासत के स्तर पर है या समाज के स्तर पर भी है, क्योंकि कई बार मीडिया में भी वो फ़र्क नज़र आता है। अब जैसे हमने देखा कि मीडिया पॉलिसी 2020 को लेकर श्रीनगर में प्रोटेस्ट भी पत्रकारों ने किया, लेकिन जम्मू में उस तरह का प्रोटेस्ट हमने कम से कम खबर कोई नहीं देखी। तो आप इस पर कैसे देखती हैं कि जम्मू और श्रीनगर का ये जो फ़र्क है वो क्या और कैसे है, या ये ज़्यादा
बाहर से दिखाई देता है। जम्मू का रीजन और कश्मीर का रीजन, यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा से मुख्तलिफ रही है, यहाँ की एस्पिरेशंस मुख्तलिफ रही हैं और एक दूसरे से टकराव भी रहा है। जम्मू में जहाँ तक एक शुरू से एक ज़्यादा इंटीग्रेशन की जो पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, वो यहाँ ज़्यादा चलती थी और कश्मीर में ऑटोनमी की बात या आज़ादी की बात ज़्यादा होती थी, तो हमेशा से एक टकराव रहा है। तो जब अगस्त 5 का जो फैसला था, तो शुरू में यहाँ पे दोनों इलाकों ने, दोनों रीजन्स ने अलग अलग तरह से उसको महसूस किया, अलग अलग तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंसेस थोड़े से नैरो डाउन हो रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि लोगों के जहन में क्लैरिटी आ रही है कि इसका मतलब क्या है। जो फैसला लिया गया वो एक उस वक्त एक सिंबॉलिक मोमेंट था। उस सिंबॉलिक मोमेंट कश्मीर में तो एक खामोशी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, सब पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा थी, एक खामोशी थी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मायूसी भी थी। जम्मू में एक मिक्स्ड रिएक्शन था, यहाँ सेलिब्रेशन भी थी, यहाँ पे एक लोग सहम के देख भी रहे थे इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश कर रहे थे। और जो हाल ही में अभी कानून बने हैं जिससे क्लैरिटी आती है कि लोगों के साथ क्या होगा, लोग क्या लूज़ करेंगे, उनके अब अंदेशे ये जम्मू में भी हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफिक फ्लडिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पे होएगी। और ये कंसर्न्स जम्मू में इस वक्त ज़्यादा हैं क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे सेटल होने के लिए, जॉब्स के लिए आएंगे, एडमिशन्स के लिए आएंगे या बिज़नेस वेंचर्स के लिए आएंगे, ज़मीन ख़रीदने आएंगे, वो ज़्यादातर जम्मू में आएंगे क्योंकि जम्मू में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जम्मू एक पीसफुल इलाका है। और जम्मू की एक जोग्राफिकल और कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है विद नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, दिल्ली तक के इलाकों के साथ। तो उनका अंदेशा ये है कि ज़्यादातर लोग यहीं पे आएंगे और उनके जितना शेयर है ज़मीन का है, नौकरियों का है या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स का है, वो काफ़ी हद तक इरोड हो जाएगा, वो उनसे ले लिया जाएगा। और एक चीज़ अंदेशा ये भी है कि इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। हाल ही में कुछ यही जो अंदेशे हैं वो कश्मीर की वादी में भी हैं। कश्मीर की वादी में ये भी कहा डर है कि जो कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी है उसमें एक तब्दीली आ जाएगी इस तरह की डेमोग्राफिक फ्लडिंग से। हाल ही में जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए माइनिंग के, स्टोन क्वेरिंग के, उसमें ज़्यादातर जो टेंडर्स हैं जो अप्रूव हुए वो बाहर के लोगों के हुए। तो यहाँ के जो इकॉनमी है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इकॉनमी है, उसको एक सेटबैक बहुत मिला है। वैसे ही बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 साल में। और उसके बाद से अंदेशे ये हैं कि बाहर के जो लोग आएंगे उनके पास ज़्यादा मनी पावर है, मसल पावर है, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए उनका ज़्यादा होल्ड और मोनोपोली होती जाएगी यहाँ की इकॉनमी पे और यहाँ की सियासत पे भी। तो ये अंदेशे जो अब उभर के आ रहे हैं वो दोनों रीजन्स के फासलों को कुछ हद तक कम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में उसके जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स जम्मू वर्सेस कश्मीर रही है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो भी साथ साथ चल रही है। बिल्कुल। अंत में आप क्या भविष्य देखती हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर का और वहाँ की आवाम का, डेमोक्रेसी की संभावना का और मीडिया की फ्रीडम का? अगस्त 5 से ही
जब कम्युनिकेशन सिस्टम बुरी तरह ठप थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी, सेक्शन 144 था, एक कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बहुत सारे इलाकों में थी, मीडिया को एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। एक तो लॉजिस्टिकल सवाल था कि वो किस तरह ऑपरेट करेंगे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, टेलीफोन की सुविधा नहीं है, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, ये किस तरह से किया जाएगा। एक मीडिया सेंटर जो बना, वहाँ पे 3 कंप्यूटर से शुरुआत हुई, उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स बढ़ाए गए, लेकिन 15 मिनट एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को मिलता था अपना काम करने के लिए, अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, और उसी 15 मिनट में उनको काम करना पड़ता था। कईयों को वक्त नहीं मिलता था कंप्यूटर पे बैठने का बहुत, और सारा जो काम था वो सर्वेलेंस के अंडर हो रहा था, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कंप्यूटर्स थे। अब उस दौर से चल के उसके बाद एक अब हाल ही में गवर्नमेंट ने एक मीडिया पॉलिसी रोल आउट की, जिस मीडिया पॉलिसी के तहत सरकारी अफसरों को ये हक हासिल है कि वो केसेस दर्ज कर सकते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर फेक न्यूज़ के या एंटी नेशनल कंटेंट के लिए, और ये जो तय करने वाले भी अफसर होंगे, क्रिमिनल चार्जेस प्रेस करने वाले भी अफसर होंगे, और कोई प्रोफेशनल कोई बॉडी इसको तय नहीं करेगी कि क्या चीज़ फेक न्यूज़ है और क्या चीज़ एंटी नेशनल है। उसके अलावा ये पॉलिसी कहती है कि एडवर्टिजमेंट्स जो हैं वो भी वेरीफाई होंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन को मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बैकग्राउंड चेक होंगे, वेरीफाई होएगा, और एक जो मीडिया पॉलिसी जो उस एक डॉक्यूमेंट निकला 50 पेज से ज़्यादा का, और उसी में एक उनके जो अहम जो मुद्दा जो वो डॉक्यूमेंट खुद बयान करता है कि इसके तहत इसकी ये इस वजह से लागू की गई है कि लोगों तक गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव नैरेटिव है उसको लेके जाए, जो गवर्नमेंट पॉजिटिव चीज़ें कर रही है वो दर्शाए। तो ये एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं इस तरह का मीडिया जो कि सिर्फ एक ही किस्म की पिक्चर दर्शाए और बाकी सब कुछ इग्नोर कर दे, और जो कोई उसके खिलाफ बोलता है या उसके डाइसेंट में जाता है, जो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ तक गलत जा रही हैं, और जो कि एक पत्रकार का काम होता है कि जो भी सत्ता में है, जो भी पावर में है, उनसे सवाल पूछे, उनसे अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे, जो वो गलत कर रहे हैं वो उनको दर्शाए, वो लोगों तक लेके जाए, ना सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की बात करे बल्कि उनकी जो खामियां हैं उनकी भी बात करें, ताकि ये एक जो प्रजातंत्र है उसकी एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मीडिया को कहा जाता है एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और जब वो ये मीडिया ये नहीं कर पाता है, जब मीडिया पे आप बेड़ियां लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है। और इससे पहले ही मीडिया पॉलिसी लागू होने से पहले ही 3 केसेस ऐसे सामने उभर के आए जहाँ पे 3 पत्रकार कश्मीर में उन पे केसेस लगाए गए, 2 को एंटी टेरर लॉज के अंडर उनकी फेसबुक पोस्ट के ऊपर, और एक पे जो केस लगा वो फेक न्यूज़ का लगा, और जो सोशल मीडिया पोस्ट पे केसेस लगे गए हैं वो लोग अपने जो पुराने पब्लिश्ड वर्क्स हैं वो उनको शेयर कर रहे थे। तो अगर ये एक बेसिस बनती है, उससे एक डर का माहौल यहाँ पे बन गया है, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न इस वक्त बना हुआ है। तो दोस्तों, अपने मेहमानों से हमने आपको उनकी बात सुनाई। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही चीज़ कहनी है कि जम्मू कश्मीर में आज
जो कुछ स्थितियां, जो कुछ सूरत हाल नजर आता है, उसमें पहले के हाल में और आज के हाल में एक बुनियादी फर्क है। और वो फर्क मुझे जो नजर आता है वो ये कि पहले सुरक्षा और पुलिस यानी जो फौजी और जो पुलिसिया जो तंत्र था, उसके अलावा एक तीसरा जो तंत्र था वो था सियासतदानों का, अलग अलग ढंग के, चाहे वो राजनीतिक पार्टी जो केंद्र में हैं यानी जो राष्ट्रीय हैं और जो क्षेत्रीय हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक किरदार था वहाँ की शासन प्रणाली में, वहाँ के कामकाज में। कई बार उनको दरकिनार भी किया जाता था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ पुलिस और फौज ही जम्मू कश्मीर में सब कुछ कर रही है, और अगर थोड़ा बहुत और कुछ करता है तो वहाँ की नौकरशाही, सियासतदान यानी जो अवाम के अगर नुमाइंदगी कह लीजिए उनमें है थोड़ी बहुत, तो वो बिल्कुल गायब है। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर को उस सूरत हाल में कैसे वापस किया जाए जिसकी बात, जिसका दावा किया गया था संसद में। संसद में कहा गया था कि सुरक्षा, शांति वापस आएगी, विकास की धारा बहेगी। लेकिन क्या किसी मुल्क में सेना फौज से क्या विकास की धारा बही है? एक बड़ा प्रश्न है। नौकरशाही के बल पर क्या शासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, प्रो पीपुल बनाया जा सका है? तो मैं समझता हूं एक साल के सफर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।